नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साइंस पढ़ना शुरू किया था, एक क्लास साइंस की हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने ले ली होगी। ये दूसरी क्लास है। साइंस में हम रासायनिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। कल इसमें हमने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है अभिक्रिया। और आज कल की ही वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसमें हमने पढ़ा था 6 प्रकार के बारे में, 7 प्रकार के बारे में। पहला था संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा हमने इसमें पढ़ लिया था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया, छठवां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सातवां ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये 7 अभिक्रियाएं थी। पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे डिटेल से। पहली 4 अभिक्रियाओं को आज हम कंप्लीट करने की सोच रहे हैं कि आज इनके अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके पास नोटबुक और पेन आपके हाथ में होगा और आप नोट करते चल रहे होंगे, नोट्स बनाते चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को ही ले लेते हैं और इसको पढ़ते हैं कि होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन शब्द से ही आपको पता चल जाता है। संयोजन का ही मतलब होता है मिलना। यानी इसका मतलब हो गया कि आपके पास अभिकारक में 2 तत्व होंगे या 2 यौगिक होंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। आपस में मिलने के बाद वो एक उत्पाद बना रहे होंगे। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक मिल रहे होंगे और एकल उत्पाद बना रहे होंगे, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण रासायनिक समीकरण के द्वारा देखते हैं। अभिक्रिया करा के CaO की क्रिया हम जल से करा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है CaOH का होल गैस प्लस ऊष्मा इसमें से निकल के चली जाती है। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर एक यौगिक मिला, यहाँ पर एक यौगिक मिला। दोनों यौगिक ने अपने साथ रासायनिक अभिक्रिया की और करने के बाद हमें उत्पाद के रूप में सिर्फ एक ही यौगिक मिला, ऊष्मा निकल जाती है। तो इसे हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसी को हम बोल देते हैं बिना बुझा चूना। ये आपको पता ही होगा, जल होता है H2। और जब दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया कर ली तो हमारे पास क्या आ गया? बिना बुझा था तो आ गया बुझा हुआ चूना। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इतना पता चल गया कि बिना बुझे चूने का रासायनिक जो सूत्र है वो होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ जो चूना होगा उसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल गैस। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये अभिक्रिया जो आपको दिख रही है, आपको केमिस्ट्री की अभिक्रिया दिख रही है, ये लग रहा होगा कैसी अभिक्रिया है, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोग इस अभिक्रिया से परिचित होते हैं, लेकिन हम जानते नहीं। घरों पर जो सफेदी की जाती है उसमें ये अभिक्रिया अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन आप इसको रिलेटेड नहीं कर पा रहे हैं। सफेदी का मतलब अगर गांव देहात की भाषा में बात करें तो कलई बोल देते हैं ना, कलई जो कर देते हैं मकान पर, तो वही एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम बाजार से CaO लेते हैं, बिना भुजा हुआ चूना लेते हैं, पाउडर के रूप में भी आ जाता है और वो पत्थर के रूप में भी इसे ले लेते हैं। उसके साथ हम जब घर पर जाकर जल की इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास एक तो भुजा हुआ चूना मिल जाता है। इसका मतलब जैसे ही पानी से अभिक्रिया किया तो उसने सफेदी का रूप ले लिया, कलई का रूप ले लिया, जो दीवार पर होने वाली होती है। साथ ही आप उसमें एक चीज और देख रहे होंगे कि ऊष्मा निकल के जाती है धुआं के रूप में, यानी वो गर्म हो जाती है, हीट पकड़ लेती है। तो ये वही अभिक्रिया है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूने की जल से अभिक्रिया कराए तो हमें भुजा हुआ चूना प्राप्त हो गया और ऊष्मा निकल के चली गई। अच्छा बच्चे, एक और चीज ध्यान से देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल दोनों ने मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाया है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था। अच्छे से समझ रहे हैं कि होती क्या है संयोजन अभिक्रिया, यानी यहाँ पर एक यौगिक है और यहाँ पर भी एक यौगिक है, दोनों ने मिलकर के एक यौगिक बना दिया। इसी को हमने बोल दिया संयोजन, यानी दो थे मिलकर एक हो गए, उसी को हमने संयोजन अभिक्रिया कह दिया। अच्छा बच्चे, आप तो सोच रहे होंगे यौगिक क्या होते हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, एक बार और नजर डाल लेते हैं। तत्व और यौगिक। तत्व एलिमेंट्स अब तक 118 खोजे जा चुके हैं, तो डायरेक्टली आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। यौगिक होते हैं दो तत्वों से मिल रहे होंगे, इसमें तत्व मिले होते हैं, या तो दो तत्व मिले होंगे या तीन तत्व मिले होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें एक ये तत्व हो गया, एक ये तत्व हो गया, तो ये यौगिक के रूप में चला गया। यानी यौगिक होते हैं तत्वों का मिश्रण, और तत्व सिंगल रूप फॉर्म में पाया जाता है, जो प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहे होते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, साइंस को अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? अभी हमने संयोजन के बारे में पढ़ा था। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि संयोजन का मतलब होता है मिलना, यानी दो तत्व मिलकर के एक बना रहे हैं। ठीक है, अभी वियोजन का मतलब समझ लेते हैं। वियोजन का मतलब होता है पिछड़ना, यानी कि कोई एक तत्व यौगिक है, उसी में से दो तत्व लेकर के जा रहे होंगे, दो तत्व अलग हो गए होंगे, दो से ज्यादा तत्व या यौगिक भी आ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वियोजन। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का मतलब समझ गया, यानी या तो एक ही यौगिक होगा अपघटित होकर, अपघटित का मतलब होता है अलग अलग होना, अपघटित होकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कह देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब है कि इसमें एक इधर अभिकारक है, अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद हमारे पास दो या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं उत्पाद मिल जाते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनेंगे कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो जाती है? तीन प्रकार की। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। सबसे पहली होती है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हो जाता है विद्युत अपघटन। अपघटित होती है, इसीलिए हम वियोजन को अपघटन क्रिया भी बोल देते हैं, क्रिया विद्युत अपघटन। और तीसरा होता है प्रकाश अपघटन। बच्चे एक बात ध्यान से सुने, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें निश्चित रूप से कोई पदार्थ अकेला रखा है वो तो रासायनिक अभिक्रिया करेगा नहीं। समझ रहे? मैं कह दूं कि जल ऐसे रखा हुआ है और ये डायरेक्टली अभिक्रिया करना शुरू कर दे,
बास में बदलना शुरू कर दे, नहीं करेगा। इसे इसके लिए क्या जरूरत होगी, किसी ना किसी और चीज की जरूरत हो रही होगी। तो इन्हीं में से कोई एक चीज हमें उसमें इस्तेमाल करना होता है, इनमें से एक कोई एक। जैसे अगर जल को अभी इनके एक उदाहरण लेकर के समझेंगे, उसमें आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक होगा और वो अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि तीनों होती कैसे हैं। इनके एक एक रासायनिक समीकरण लेंगे, उससे आसानी से समझ लेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया में पढ़ रहे थे, इसके प्रकार हमने पढ़े 3। सबसे पहला था ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन का मतलब है कि इसमें अभिकारक अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की सहायता लेता है, उसी को हम बोल देते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे CaO CO3 ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हम अगर ऊष्मा प्रवाह कर दें, इसे थोड़ा सा गर्म कर दें, ऊष्मा का मतलब ही हीट होता है, ठीक है बेटा, ऊष्मा दे दें, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से एक तो कैल्शियम ऑक्साइड निकल आएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। CaCO3 था कैल्शियम कार्बोनेट, हमने उसमें ऊष्मा दी तो हमारे पास दो तत्व मिलकर के आ गए, CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा एक बात ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या था, ये अभिकारक है और अभिकारक एकल है यानी एक ही है। जब ऊष्मा इसे मिली तो उत्पाद के रूप में हमें दो मिले, CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो यहां से मिले एक में से, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं वियोजन। और ऊष्मीय वियोजन क्यों? क्योंकि हम इसमें जो अभिक्रिया करा रहे हैं वो ऊष्मा से करा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ? चलिए, तो ये रहा आपका ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण। आगे चलते हैं। इसके बाद हम दूसरी कौन सी पढ़ी थी? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या पढ़ना है? मान लो मैं एक रासायनिक समीकरण ले रहा हूं, जल है और जल में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा दे दी इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, इसके दोनों अणु जो हैं, आपको पता होगा H2O इसी को हम जल बोलते हैं। और जल बना किससे होता है? इसमें हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं, एक अणु होता है। 17-18 के पेपर में बोर्ड के में ये पूछा भी गया है कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसके अणुओं के तत्व मतलब अणुओं का कितना अनुपात होता है? तो आप बोल देंगे 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन क्वेश्चन तो घुमा करके भी दे सकता है, वो लिख देगा जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो वहां पर स्थिति आ जाएगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए 1:2। याद रखें, अगर हाइड्रोजन पहले दे रहा है तो 2 पहले लेंगे और बाद में दे रहा है तो 2 को बाद में लेंगे। ठीक है, तो अब जब हम H2O यानी जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, इसके हाइड्रोजन के अणु अलग निकल जाते हैं, हाइड्रोजन अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब इसे संतुलित भी कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर हमने 2 बना दी। अब इधर हाइड्रोजन के 4 हो गए तो इधर भी 4 देने होंगे, तो ये हाइड्रोजन के 2 इधर हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, ऑक्सीजन के 2 ये हो गया संतुलित। तो ये रहा विद्युत अपघटन। अच्छा ध्यान देना, अपघटन को हम वियोजन बोल रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक था, उससे हमें 2 उत्पाद मिल रहे हैं, इसीलिए ये हो गया विद्युत अपघटन। वियोजन, अब वियोजन में विद्युत अपघटन क्यों? क्योंकि हमने इस अभिक्रिया को कराया है विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है बच्चे, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चल देते हैं। पहला अगर वियोजन में देखें तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि वियोजन में ऊष्मीय वियोजन होता है, और दूसरा हमने पढ़ लिया था, दूसरे के बारे में पढ़ा था विद्युत अपघटन। तीसरा था प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, इसमें क्या होता है, रासायनिक क्रिया को हम प्रकाश के माध्यम से करा रहे होंगे, तो उसी को हम बोल देते हैं प्रकाश अपघटन। जैसे हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, सिल्वर क्लोराइड की पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश की क्रिया कराते हैं, प्रकाश डालकर की क्रिया कराते हैं AgCl2 की। ठीक है बच्चा, तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी Ag और क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Cl2 संतुलित कर दो।
इधर Cl के दो हैं तो इधर भी Cl के दो करने पड़ेंगे, इधर Ag के दो हो गए तो इधर भी। ये सिल्वर है, ये क्लोरीन है, अलग अलग अपनी अपनी फॉर्मूला आ गए। फिर से समझे, अपघटन को ही वियोजन कह रहे हैं। इसमें वियोजन क्यों है? क्योंकि एक अभिकारक है, अभिकारक से हमें उत्पाद दो प्राप्त हुए हैं। अभी अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो, जो नया बच्चा जुड़ा है तो वो लास्ट वाली वीडियो देख ले, पहली क्लास हुआ है उसको देख ले अच्छे से। तो यहाँ पर अभिकारक एक है, उत्पाद दो प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए वियोजन है। प्रकाश अपवर्तन यानी प्रकाश वियोजन क्यों? क्योंकि इसमें हम जो रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की मदद ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये बात तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये रही अब तक की संयोजन और वियोजन। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व होंगे या यौगिक होंगे और आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद एकल उत्पाद बना रहे होंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया था? संयोजन। वियोजन क्या था? वियोजन में एक अभिकारक होगा, एकल अभिकारक होगा, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाएगी तो उत्पाद दो प्राप्त हो रहे होंगे। इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने इसके प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन हो गया, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा ये प्रकाश अपघटन। ठीक है बच्चे, अब इससे आगे चलते हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़ाई थी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया सॉरी वियोजन है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, चलिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऐसा होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्व की तरफ चले जाते हैं या विस्थापित कर देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देते हैं या कर देता है, उसी को हम क्या बोल रहे हूँ? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर विशेष रूप से ध्यान ये देंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें इधर भी दो हो सकते हैं, उधर भी दो हो सकते हैं। हो सकता है इधर एक ही हो और उधर दो हो जाए। जैसे मैं इसमें ले रहा हूं कि मैं Fe की क्रिया करा रहा हूं CuSO4 से, यानी आयरन की क्रिया में करा रहा हूं कॉपर सल्फेट से। तो इसमें ये ज्यादा अधिक मतलब ये वाला जो है ना अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो इसमें क्या होगा, ये इसे अपने पास से हटा करके इसके पास भेज देगा जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Fe के पास तो आ जाएगा SO4, यानी ये बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4। इसके पास उठ करके ये आ गया और ये रह जाएगा स्वतंत्र यानी अकेला, कॉपर अकेला रह गया। फिर से समझे, इसमें ये वाला अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील को अपने पास से दूर भेज देगा इसके पास कि भाई तू उधर चला जा। तो ये Fe जो कम अभिक्रियाशील है वो दूसरे तत्व के पास आकर के एक नया यौगिक बना लेता है। यही हुआ इसमें, Fe के पास SO4 आ गया जो कम अभिक्रियाशील था, और Cu जो ज्यादा अभिक्रियाशील था यानी अधिक अभिक्रियाशील था वो स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब इससे अगली उठा लेते हैं हम, और वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होती है बच्चे? इस अभिक्रिया में होता यह है कि जो यौगिक या तत्व होते हैं वो आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो यौगिक उपस्थित होते हैं वो दोनों के दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें, परिभाषा बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद
दोनों आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवकारक और उत्पाद दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, तत्व मतलब आयनों का, उसी को हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके एक एक वो ले लेते हैं, एक समीकरण के जरिए समझते हैं। मान लो मैं सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करा दूं, किससे? मैं करा देता हूं इसे BaCl2 से करा देता हूं, इससे मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं। यानी सोडियम सल्फेट की बेरिलियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे। ये अपना इसको दे देगा और ये इधर आकर के इसे मिल जाएगा, इसी को तो हम बोल रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी अपना एक आयन उठाकर उसे दे दिया, इसने इसे दे दिया, वैसे इसने दे दिया। यानी जब हम निचोड़ पर पहुंचे तो ये निकला कि Ba के पास तो आ गया SO4 उठ करके, प्लस Na के पास आ गया Cl, यानी Na2 और Cl2। बच्चे ध्यान देंगे, जब भी दो आयन एक जैसे मिल जाएं तो उन्हें नीचे ना रख करके आगे खिसका देते हैं, यानी ये खत्म ही हो गई, समझे? दो यहाँ पर थे, दो यहाँ पर थे, तो हटा ही देते हैं, NaCl ही रहने देते हैं। अब इसे संतुष्ट कर लेते हैं। इधर Na के दो थे तो इधर भी मुझे दो करने पड़ेंगे, तो इसे हमने आगे लगा दिया। Cl के दो, इधर भी Cl के दो हो गए। Ba का एक है, इधर भी एक है, एक ही है। SO4 का इधर एक है तो इधर भी एक ही हो गया, ठीक है। चलिए, यानी Na2SO4 की अभिक्रिया कराई है बेरिलियम क्लोराइड से, तो हमें BaSO4 मिला है और NaCl मिला। इसी को हम बोल देते हैं साधारण नमक, जिसे आप खाते हो ना, वो यही होता है साधारण नमक, ठीक है। जिन जिन पर मैं लिखता चल रहा हूँ उनको फॉर्मूला को भी आप याद करते चलिए, रासायनिक जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के स्वरूप हमने क्या ले लिया था, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें जो SO4 है वो Ba के पास चला गया और Cl2 है वो Na2 के पास आ गया, तो हमें बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया था, ठीक है बच्चे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि जब हम क्लास अटेंड कर रहे होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें क्लास में ही आपको याद होती जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था, कितने प्रकार के होते हैं, तो कल ही बता दिए थे 7 प्रकार की होती हैं। आज उन्हीं में से 4 प्रकार हमने पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहला था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो मतलब यौगिक या तत्व अभिकारक के रूप में होते हैं, और जब उत्पाद बनाते हैं वो एकल उत्पाद में निकल आते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि जो अभिकारक होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन जब उत्पाद मिल रहा होता है तो हमें वहां पर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद मिल रहे होते हैं। वियोजन को हमने जब पढ़ा तो उसके बारे में जाना कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने, तो ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ा कि ऊष्मीय वियोजन होते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या बोला था, उसमें ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अभिक्रिया कराने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत अपघटन, यानी अब इसको विद्युत अपघटन क्यों नाम दिया, क्योंकि हम इसमें विद्युत का यानी बिजली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरा क्या था हमारे पास, सूर्य का प्रकाश से जो अभिक्रिया होती है यानी प्रकाश अपघटन, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया कि ये अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हम सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि इसमें एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसलिए इसका नाम भी विस्थापन पड़ गया। उसके बाद हमने द्विविस्थापन के बारे में पढ़ा। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों एक दूसरे को आयनों का आदान प्रदान कर देंगे, और उसी को हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और कि हम जब भी ये चीज देख रहे हैं कि हमने आज 4 अभिक्रिया पढ़ी है, अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छे स्टूडेंट जो वाकई में आगे चल करके अच्छा करते हैं, वो ये करते हैं कि फेयर बुक बना लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ये अच्छे से करोगे।
बच्चे साइंस को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा, मैं जितने जैसे जैसे हमसे बच्चे जुड़ते जाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा इसमें बीच में मनोरंजन भी ऐड कर दिया जाए, मनोरंजन के साथ हम इसे पढ़ते चलेंगे। अभी आपको एक और एक्स्ट्रा काम जो आज के लिए याद करने के लिए दिया जा रहा है, उसे भी आप नोट कर लें। आज आपको तत्व लिखने हैं, 20 तत्व लिखने हैं, अब वो अच्छे से याद कर लेने क्रम से। क्रम से क्यों? क्योंकि हमें वहां से परमाणु क्रमांक मिल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम दूसरा, तीसरा लिथियम, लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठवां कार्बन, कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, दसवां क्लोरीन, क्लोरीन, नौवां क्लोरीन हो गया और 10वां हो गया नियॉन। ठीक है, इसके बाद 11वां सोडियम, Na, सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम भी बोल देते हैं, एल्यूमिनियम, 14वां सिलिकॉन, 15वां फास्फोरस, फास्फोरस, 16वां सल्फर, 16वां सल्फर एस, 17 पर क्लोरीन, क्लोरीन, हाँ क्लोरीन हो गया, 18 पर आर्गन, है ना, आर्गन हो गया। उसके बाद पोटेशियम, ओके, और उसके बाद है कैल्शियम। ये रहे आपके 20 नाम, क्रम में डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यही आपके परमाणु क्रमांक के रूप में काम कार्य कर रहे होंगे आगे चल करके। ये इसीलिए इन्हें याद कर लेना, कल के लिए आपका ये काम रहेगा कि इन्हें अच्छे से आपको याद करना है। और बच्चे एक बात विशेष ध्यान देंगे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यानी मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिले और मैं लगातार इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। सेशन को शेयर कर दीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू, धन्यवाद।